देखिए बच्चों, मैंने आपको कल कुछ तत्वों के नाम और उनके रासायनिक सूत्रों के बारे में बताया था। तो जो हमारा पहला चैप्टर है, रासायनिक अपक्रियाएं और उनके प्रकार या सिंपली रासायनिक अपक्रियाएं। तो रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम लोग आज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो पहला चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अपक्रियाएं। रासायनिक अपक्रिया किस तरीके से होती है और कैसे होती है और किन परिस्थितियों में होती है, उन परिस्थितियों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और कितने प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, आपने कुछ ऐसे ही अपने चारों तरफ कुछ घटनाएं देखी होंगी, जैसे मैं उनका जिक्र यहाँ पर कर रहा हूँ। जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा, आपके पास मैंने नोट्स भी भेजे थे, 4-5 पेज, उनको आप पढ़िएगा। जैसे घर में दूध होता है सबके, उस दूध को जब कमरे के ताप पर रख दिया जाता है तो देख लीजिए कभी कभी दूध फट भी जाता है। गर्मियों में ज़्यादातर अक्सर ऐसा होता है। तो दूध का जो फटना होता है, ये क्या होता है, किस तरीके की अपक्रिया होती है जिसकी वजह से वो फट जाता है। जैसे दूसरा, जैसे लोहे पर जंग लग जाती है, लोहे पर जंग का लगना, किस तरीके जंग लग जाती है तो इतना आपको पता है। लोहे को जब नमी में रखते हैं, या पानी पाता है और वायु पाता है, तो पानी या जल और वायु दोनों चीज़ों की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगता है। तो ये सब किस तरीके की घटनाएं हैं जिसमें पानी और वायु आपस में अपक्रिया करती हैं, जिसकी वजह से लोहे पर जंग लग जाता है। ठीक है। जंग लगने पर वो कौन सा पदार्थ होता है जो भूरे रंग का दिखाई पड़ता है। इसी तरीके से जैसे भोजन पकाया जाता है, भोजन क्यों पक जाता है, पकने के बाद में उसका स्वरूप कैसे हो जाता है। हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन खींचते हैं और CO2 को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये किस तरीके से संभव हो पाता है कि ऑक्सीजन अंदर जाती है और CO2 बाहर आती है। तो ये सब हमारे चारों तरफ जो कुछ घटनाएं होती हैं, हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको आप एक तरीके से कह सकते हैं कुछ परिवर्तन होता है। एक पदार्थ जब किसी दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, जब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पर एक प्रकार की अपक्रिया हो रही है। अगर रासायनिक स्वरूप उनका बदल जाता है तो कहा जाएगा कि क्या हो रही है, रासायनिक अपक्रिया हो रही है। जैसे कोई पदार्थ ए है, ठीक है, ये किसी दूसरे पदार्थ बी में बदल जाए और उसका रासायनिक स्वरूप भी बदल जाए, मतलब कि इसके गुण कुछ और हों और इसके गुण कुछ और हों, तब कहा जाएगा कि यहाँ पर एक रासायनिक अपक्रिया घटित हो रही है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया को या अपक्रिया का जो समीकरण होता है या रासायनिक अपक्रिया को हम लोग किस तरीके से व्यक्त करते हैं। जैसे मैं एक बात आपको बताऊं यहाँ पर, देखिए बच्चों, जैसे मैं आपको एक बात यहाँ पर बताऊं, जैसे सल्फर होता है, ठीक है, सल्फर खेतों में उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सल्फर को जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, ठीक है, तो क्या बनता है, तब एक तरीके की एक गैस बनती है। ठीक है, गैस उत्पन्न होती है। सल्फर को जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो एक तरीके की गैस बनती है। अब जो गैस बनती है वो कौन सी गैस होती है, तो उसका एक नाम होता है पर्टिकुलर, उसको सल्फर डाई ऑक्साइड गैस कहते हैं। शॉर्ट में उसको कहते हैं SO2। अब कैसे SO2 लिखा गया है, क्या नाम है इसका, किस तरीके से नाम है इसका, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, यह एक रासायनिक अपक्रिया है और इसको हम लोग क्या करते हैं, एक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे सिंपली व्यक्त कर दिया, सल्फर और प्लस वायु, सल्फर को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, एक तीर लगाते हैं, मतलब कि क्या प्राप्त होता है, गैस प्राप्त होती है, जिसको कहा जाता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर शब्द संक्षेप में या संक्षेप में या शॉर्ट में किस तरीके से लिखेंगे। देखिए, जो सल्फर का संकेत होता है वो कैपिटल S होता है, परमाणु क्रमांक होता है 16। सल्फर को किसकी उपस्थिति में, वायु, वायु को कहा जाता है O2, ऑक्सीजन जिसको आप कहते हैं। इसकी उपस्थिति में जब जलाते हैं तो क्या बनता है,
तो दो चीज़ें यहाँ पर अपक्रिया कर रही हैं। अपक्रिया के स्वरूप क्या बनता है, तो जो उत्पाद हमारा बनता है उसके लिए एक तीर लगाया जाता है, मतलब कि क्या हो रहा है, तो एक गैस बनती है जिस गैस को क्या कहा जाता है, सल्फर डाई ऑक्साइड, इसको कहा जाता है SO2। तो ये होती है यहाँ पर अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया। और इस तरीके से किसी भी रासायनिक अपक्रिया का समीकरण यहाँ पर लिखा जाता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, या सॉरी, और भी बहुत सारी अपक्रियाएं हैं जिनको हम यहाँ पर आपको समझा सकते हैं। जैसे कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है जिसको CaO कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन गैस, इन दोनों की जब अपक्रिया होती है तो बनता है C2H6 जिसको कहा जाता है एथेन। ये थोड़ा आपके लिए टिपिकल हो जाएगा, मैं आपको थोड़ा सा आसान उदाहरणों से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें जब आपस में अपक्रिया करती हैं, हाइड्रोजन गैस को H2 कहते हैं, ऑक्सीजन गैस को O2 कहते हैं। तो दोनों जब गैस अपक्रिया करती हैं तो बनता है जल, जो हम लोग जल पानी पीते हैं, जिसका सूत्र है H2O। तो क्या बनता है, जल बनता है। तो दो पदार्थ आपस में अपक्रिया कर रहे हैं, एक तीसरा पदार्थ निर्माण हो रहा है, बन रहा है, यह एक रासायनिक अपक्रिया है। इसी तरीके से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, मैग्नीशियम को लिखा जाता है Mg से, ऑक्सीजन को लिखा जाता है O2 से, तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसको लिखा जाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका उदाहरण आपकी किताब में लिखा होगा। अब देखिए बच्चों, इसके आगे जो हमने यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया लिखी है इसको इसी तरीके से नहीं लिख दिया जाता है। कोई भी जो रासायनिक अपक्रिया होती है उसमें देखा जाता है दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या, जैसे देखिए इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो ये भी देखा जाता है कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है या नहीं। जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है लेकिन ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो अभी ये संतुलित रासायनिक अपक्रिया नहीं है, आपने सिर्फ एक रासायनिक अपक्रिया लिखी है, लेकिन अब आपको इसको सही तरीके से संतुलित करना होता है। कैसे हम लोग संतुलित करेंगे इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कोई भी जो रासायनिक अपक्रिया है यहाँ पर कैसे संतुलित होती है। जैसे देखिए अभी आपने लिखा था हाइड्रोजन गैस और जब ऑक्सीजन गैस आपस में संयोग करती हैं तो क्या बनता है, H2O। ठीक, तो किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, हम इस टॉपिक को आपको पढ़ा रहे हैं। तो हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है तो क्या बना, जल या H2O बना। अब देखिए कैसे संतुलित करते हैं, तो कुछ बातें ध्यान से समझ लीजिए। कोई भी रासायनिक समीकरण, पहली बात, कोई भी रासायनिक समीकरण अगर आपको अपक्रिया हो रही है, संतुलित करना है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि सबसे कम परमाणु क्रमांक किसका है, उस परमाणु को सबसे पहले दोनों तरफ संतुलित किया जाता है। सबसे कम परमाणु क्रमांक किसका होता है, हाइड्रोजन का। इसके बाद में आता है हीलियम, इसीलिए मैंने कहा था याद कर लीजिए। लिथियम का क्या होता है, 3। तो इसमें देखिए सबसे कम परमाणु क्रमांक वाला तत्व कौन सा है, वो कौन सा है, हाइड्रोजन। तो इधर देखिए हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2, इधर कितने हैं, 2, दोनों तरफ संतुलित है। फिर इसके बाद देखा जाएगा उससे ज़्यादा परमाणु क्रमांक का कौन है, तो 2 ही इसमें तत्व है और तो कोई तत्व है नहीं। तो उसके बाद में नंबर आ जाएगा ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितना है, 1 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी 2 होने चाहिए। तो अगर यहाँ 2 होने चाहिए तो 2 हम लोग यहाँ पर इसके आगे लगा देंगे, नीचे कभी नहीं लगाया जाता है, ठीक है, इधर साइड में लगाया जाता है। तो 2 ऑक्सीजन लगा दी। अब 2 ऑक्सीजन लगाने पर यहाँ तो ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो गई, यहाँ पर O2 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2 गुणे 2 ऐसे गुणा किया जाता, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर कितने हैं, 2, तो 2 आगे लगा देंगे, कितना हो गया, 4। तो इस तरीके से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। दोबारा फिर हम लोग देख लेंगे कुछ अन्य उदाहरणों की सहायता से। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए मैग्नीशियम का 1 परमाणु है, मैग्नीशियम का 1 परमाणु संतुलित है। ऑक्सीजन का, तो मैं यहाँ पर गलती कर रहा हूँ, गलती यह है
कि मैंने आपको बताया है सबसे कम जिसका परमाणु क्रमांक होगा उसको पहले संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन का 8 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, तो ऑक्सीजन को पहले संतुलित करेंगे। तो ऑक्सीजन के कितने हैं 2 और ऑक्सीजन का कितना है 1, तो हम लोग यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 परमाणु हो गए और यहाँ पर हो गए ऑक्सीजन के 2 परमाणु, लेकिन 2 लगाने पर मैग्नीशियम के कितने हो गए 2, इसलिए हम लोग यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। अब दोनों तरफ मैग्नीशियम की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। इस तरीके से रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। कुछ और भी उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। CO इसको कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन गैस से जब क्रिया करती है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है CO2। देखिए कैसे संतुलित करेंगे, तो इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, ऑक्सीजन का होता है 8, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन को संतुलित करेंगे, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, संतुलित है। ऑक्सीजन का नंबर आएगा, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, कितने हो गए 2 और 1 3, और यहाँ पर कितने हैं 2, इधर 3 कार्बन है, इधर कितने हैं 2। तो कुछ आप ऐसा करिए कि दोनों तरफ कार्बन बराबर हो जाए, तो 2 कार्बन अगर इधर बढ़ जाए और 3 कार्बन अगर इधर बढ़ जाए तो 3 दूनी 6 इधर हो जाएंगे और 6 इधर हो जाएगी। तो इधर आप क्या करिए, 3 कार्बन बढ़ा दीजिए, ठीक है, या आप ऐसा करिए यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन आप यहाँ पर बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो 2 कार्बन हो गए और 2 कार्बन आप यहाँ पर बढ़ा दीजिए, तो कार्बन की संख्या दोनों तरफ बराबर हो गई। अब इसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 2 हो गए 4, यहाँ पर भी हो गए 2 और 2 4, ठीक है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए।